नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूएसए ने कहा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि पूरे विश्व भर में रशिया को रोक सकता है यूक्रेन पर अटैक करने से। क्योंकि हो क्या रहा है कि यूक्रेन पर अटैक करने की वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और एक्चुअली हो क्या रहा है कि इन प्रॉब्लम्स का जो इफेक्ट है अलग अलग कंट्रीज पर अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया का ही एग्जाम्पल लेंगे तो इंडिया के ऊपर जो इस रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका की तो पाकिस्तान पर और श्रीलंका पर इस रशिया यूक्रेन वॉर का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। पिछले ही साल श्रीलंका ने तो अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर दिया था। डिफॉल्ट घोषित करने का मतलब क्या होता है, उस कंट्री ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो जितने भी उन्होंने लोन ले रखे थे, चाहे वर्ल्ड बैंक से, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या किसी देश से, उस लोन को वो चुका नहीं सकता। या फिर जो भी इंटरेस्ट रेट उन्हें देना होता है किसी पर्टिकुलर नेशन को या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, वो इंटरेस्ट रेट उन्हें नहीं चुका सकता हाल फिलहाल के लिए। और अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान के पास $3 बिलियन से भी कम बचे हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व में। और इन फॉरेक्स रिजर्व का यूज अलग अलग तरीके की चीज़ों को इंपोर्ट्स करने में होता है, जैसे कि फूड को इंपोर्ट करना है या फिर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना है या फिर जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं उनको इंपोर्ट करना है, तो फॉरेक्स रिजर्व का ही यूज होता है। और इस फॉरेक्स रिजर्व में जो इंटरनेशनल करेंसीज है वो इंक्लूड होती है, जैसे कि US डॉलर है, यूरोपियन की जो करेंसी यूरो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व के अंदर गोल्ड भी इंक्लूड होता है और जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इंडिया और रशिया के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और फ्रेंडली है। और अगर वहीं बात करेंगे आप डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के, तो जो हमारे रिलेशन है रशिया के साथ वो डिप्लोमेटिकली भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इसी वजह से यूएसए हमसे होप रखता है कि किसी ना किसी तरीके से हम इस वॉर को रोक दे। इंडिपेंडेंस से पहले भी इंडिया और रशिया के रिलेशन थे, लेकिन उस टाइम रशिया नहीं था बल्कि USSR था। लेकिन 1990s में जो USSR है अलग अलग कंट्रीज में टूट गया और उसमें से जो सबसे बड़ा देश था वो रशिया था, जो कि USSR का एक इंपॉर्टेंट कंट्री थी। और देखिए ये तो बात हुई इंडिपेंडेंस से पहले की बात। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया और रशिया के रिलेशन है 1955 में फाइनली इस्टेब्लिश हो जाते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले इंडिया और जो रशिया के ट्रेड होते थे, जो रशिया था हमारा 25th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो रशिया है हमारा 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया और रशिया के बीच में लगभग $35 बिलियन का ट्रेड होता है। देखिए जो बहुत सारे लोग होते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मैं इनको भी एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है और 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जो GDP है वो $3.5 ट्रिलियन है। और अगर हम इस $3.5 ट्रिलियन को 1 लाख करोड़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3.5 लाख करोड़ डॉलर होगा। और जैसे कि एक US डॉलर की कीमत आज के टाइम में लगभग 81 इंडियन रुपीज़ है, तो इस 3.5 लाख करोड़ की मल्टीप्लाई अगर हम 81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग 284 लाख करोड़ रुपीज़ आता है। और ये जो बात कर रहा हूँ मैं इंडियन रुपीज़ में आता है, ना कि डॉलर में। तो मुझे लगता है कि आप आगे कंफ्यूज नहीं होंगे इन नंबर्स में, मिलियन में, बिलियन में और ट्रिलियन में। अब देखिए इंडिया क्या कहता है यूएसए की इस कमेंट पर कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि रशिया को रोक सकता है यूक्रेन पर अटैक करने से। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है दैट इज सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, वो ये कहते हैं कि देखिए हम भी अपने इन्फ्लुएंस को यूज करेंगे, उस इन्फ्लुएंस को जो रशिया पर है हम उस इन्फ्लुएंस को यूज करेंगे इस वॉर को खत्म करने में। देखिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे रशिया और यूक्रेन वॉर को ये कम हो सके या पूरी तरीके से खत्म हो सके। जैसा कि जो ये साल है इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस साल जो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो अध्यक्षता है, जो चेयर है वो इंडिया ही करने वाला है। एक तो G20 जिनकी मीटिंग्स न्यू दिल्ली में चल रही है और दूसरा SCO दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस वजह से जो इंडिया की जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पोजीशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इंडिया इस साल का जो यूज है वो काफी अच्छी तरीके से करने वाला है, अपने आप को सिग्निफिकेंट प्लेयर बनाने के लिए। एक्चुअली इंडिया ऑलरेडी एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है, क्योंकि कभी भी कोई भी आपदा आती है तो इंडिया हमेशा ही तैयार रहता है उन देशों की मदद करने के लिए। इवन जो टर्की के अंदर एक काफी ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक में भी इंडिया ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उनकी मदद करने के लिए। वहां पर हमने फूड को भेजा है, जो मेडिकल सप्लाई है उनको भेजा है। एक हमने रेस्क्यू टीम बनाई है ताकि जो भी लोग मलबे के अंदर फंसे हुए हैं या फिर जो मर भी गए हैं उनकी बॉडीज को बाहर निकाल दिया जाए, या फिर कोई जो जिंदा है उनको बाहर निकाल दिया जाए। और इंडियन टीम ने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से किया है। इवन टर्की एक ऐसा देश है जो हमेशा ही
एंटी इंडिया पॉलिसी को अपनाता है, हमेशा ही इंडिया की अगेंस्ट बातें बोलता है, क्योंकि ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर के इशू पर। वो कहता है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का ही पार्ट है, ना कि इंडिया का। फिर भी हमने उनकी मदद की, हम हमेशा ही तैयार रहते हैं। इस वजह से जो डिफरेंट कंट्रीज के लीडर हैं वो हमारी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं कि इंडिया एक ह्यूज प्लेयर है जो हमेशा ही तैयार रहता है अलग अलग देशों की मदद करने के लिए। और अगर आप श्रीलंका की बात करेंगे तो हमने श्रीलंका को $3.5 बिलियन से भी ज़्यादा की उनकी मदद की है। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो अपने इन्फ्लुएंस का और अपने रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं रशिया के साथ, कि किस तरीके से जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि इस रशिया यूक्रेन वॉर का जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड पर वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इस वॉर की होने की वजह से इवन जो डिफरेंट इकोनॉमीज़ के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, जिसे टेक्निकली रेपो रेट कहा जाता है। और अगर किसी भी देश की जो इकोनॉमीज़ का सेंट्रल बैंक रेपो रेट को बढ़ाता है तो इससे क्या होता है कि जो आप लोन लेते हैं, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल हो, तो वो जो लोन की जो किस्तें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लोन के साथ साथ जब आप अलग अलग तरीके की चीज़ें खरीदते हैं अपने देश में, चाहे वो लैपटॉप्स हो या फिर बल्ब्स हों या फिर सीमेंट्स हो, कुछ भी चीज़ें हों, उन सभी के प्राइजेस सिग्निफिकेंटली बढ़ते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद और कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो डिफरेंट स्टफ्स जिनको आप खाते हैं या फिर यूज़ करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, खाने पीने की बातें हो, चाहे वो फ्यूल हो, उनके जो प्राइजेस हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए हैं। और इनका कारण क्या है? क्योंकि जो डिफरेंट इकोनॉमीज़ के सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, वो रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं। और अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर की बात करते हैं और इसमें इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, देखिए इंडिया ने एक न्यूट्रल पोजीशन को ही अपनाया है अभी तक। इंडिया ना तो रशिया को सपोर्ट करता है ना ही यूक्रेन को सपोर्ट करता है। और बहुत बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने ना तो रशिया को सपोर्ट किया ना ही यूक्रेन को सपोर्ट किया, एक न्यूट्रल पोजीशन को अपनाया है। और बहुत बार क्या हुआ है कि जब एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें रशिया वॉर को क्रिटिसाइज करना था, जिसमें रशिया को क्रिटिसाइज करना था, उसमें हम एब्सेंट रहे, उसमें हमने वोटिंग ही नहीं की, क्योंकि हम रशिया के साथ अपने रिलेशन को खराब नहीं करना चाहते। रशिया हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अमेरिका ने बहुत बार रशिया को क्रिटिसाइज किया, उस पर सैंक्शन लगाए यूक्रेन पर अटैक करने की वजह से। और इसी पर रशिया क्या कहता है, देखिए जो अमेरिका है उसने एक डबल पॉलिसी को अपना रखा है, एक डबल स्टैंडर्ड को अपना रखा है। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो तो करता है लेकिन वो उन दूसरे देशों के नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखता। अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इनोसेंट जो सिविलियन होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उन इनोसेंट सिविलियन को मारता है। जैसे कि जो लीबिया है, लीबिया के अंदर अमेरिका ने बॉम्बिंग की, अफगानिस्तान के अंदर अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल लिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि तालिबान ने पूरे के पूरे कंट्रीज को टेक ओवर कर लिया और उस पर वो राज कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया किस तरीके से इंपैक्ट हुआ इस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। देखिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो सप्लाई चेन में है। रशिया यूक्रेन दोनों ही एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और अगर आप रशिया की बात करेंगे तो रशिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन लगाने की वजह से रशिया पर जो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो कम हो जाती है। देखिए सैंक्शन लगा रखे हैं फिर भी अलग अलग देश रशिया से ऑयल को खरीदते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो डिमांड पूरी ही नहीं हो पा रही, क्योंकि जितनी सप्लाई है उतनी सप्लाई हो नहीं पा रही। और इस डिमांड सप्लाई के खेल की वजह से इस क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल को खरीद रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं हम डिस्काउंटेड रेट में ही खरीद रहे हैं। तो फाइनली एक बात हमें समझ में आती है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने से हम पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ। लेकिन वेस्टर्न कंट्री ने जैसा कि सैंक्शन लगा रखा है रशिया पर, उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। और इसी की वजह से जो इंडिया का बजट है फर्टिलाइजर के मामले में वो 1.1 लाख करोड़ बढ़ जाता है 2023 के बजट में। और ये बात फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है। जैसे कि रशिया इंडिया को डिस्काउंटेड रेट पर अपने क्रूड ऑयल को बेच रहा है, इसकी वजह से जो इंडिया के इंपोर्ट्स है क्रूड ऑयल का वो 76% बढ़ चुका है। और अगर आप कंबाइनली बात करेंगे दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर और कोविड-19 पैंडेमिक, इसकी वजह से जो डिफरेंट गुड्स हैं उनके प्राइजेस बढ़े हैं। और ये प्राइजेस इसलिए बढ़े हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने रेपो रेट को 6.25% से बढ़ा दिया है, और इसी की वजह से जो लोन की किस्तें हैं वो महंगी हो जाती हैं, जो फूड के प्राइजेस हैं वो बढ़ जाते हैं। देखिए ये इसी तरीके से काम करता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ को इम्पैक्ट करता है, एक एक्शन दूसरे एक्शन को, दूसरा तीसरे एक्शन को इम्पैक्ट करता है। देखिए ये तो हो गई एक साइड की बात। और अगर हम दूसरी
दूसरी साइड की बात करते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और चाइना की जो डोमिनेंसी है पूरे वर्ल्ड में, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को एक ऐसा कंट्री मानते हैं जो कि चाइना को काउंटर कर सकते हैं, जो कि रशिया को भी काउंटर कर सकता है, क्योंकि पूरे एशिया में सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है जो कि चाइना को और रशिया को काउंटर करने की शक्ति रखता है। देखिए, रशिया के साथ तो हम अपने रिलेशन खराब कर नहीं सकते किसी भी कीमत पर, लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज भी हमारे साथ आती हैं तो चाइना को काउंटर करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फाइनली हमें क्या समझ में आया रशिया यूक्रेन वॉर के बाद कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हमें एक प्लेयर मानती हैं चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन में, और जो इंडो पैसिफिक है वहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए। जैसा कि रशिया यूक्रेन वॉर की बात और कोविड-19 पैंडेमिक की बात, जो मैक्सिमम देश हैं वो रशिया से और चाइना से काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुके हैं, वो इनको एक सही देश नहीं मानते। और इससे हो क्या रहा है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि अगर वो चाइना के अंदर और रशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उन्हें कोई दूसरा देश तो चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इससे क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, और ये बहुत सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है कोई बाइस्ड पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से भी। क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक में हुआ क्या कि चाइना पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे कि चाइना ने इस वायरस को प्रोड्यूस किया, और जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई। अब हम बात करते हैं कि क्यों अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता है इस रशिया यूक्रेन वॉर में। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका यूक्रेन को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि यूक्रेन रशिया पर अटैक करेगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जिसकी वजह से जो यूएसए के वेपन्स है, आर्मी है, उनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस होगा। और इसी लॉस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अमेरिका यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, उनको पैसे देता है, उनको हथियारों की सप्लाई करता है या फूड की भी सप्लाई करता है, ताकि उनकी आर्मी ज़्यादा दिनों तक रशिया को डिफेंड कर सके, रशिया पर अटैक कर सके, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। और इससे रशिया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा। और अमेरिका ये बात कहता भी है, ये उन्होंने एक्सेप्ट भी की है कि हम यूक्रेन को इसलिए भी सपोर्ट करते हैं ताकि रशिया कमज़ोर पड़ जाए, ताकि रशिया आने वाले टाइम में कभी भी जो नेटो के मेंबर्स हैं उन पर अटैक ना करे। और बहुत हद तक ऐसा हो भी रहा है कि जो रशिया की आर्मी है, रशिया की जो इकोनॉमी है और जो रशिया के हथियार हैं, उनके जो वेपन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस भी हुए हैं। बेशक से उनके पास काफ़ी ज़्यादा भंडार है वेपन्स के, लेकिन उनके जो वेपन्स है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो ही रहे हैं, उनकी जो आर्मी है वो कम हो ही रही है। डेफिनेटली रशिया एक लेसन तो यहाँ पर से सीख चुका है कि किसी पर अगर हम वॉर करते हैं, किसी के साथ हम युद्ध करते हैं तो ये हमारे अगेंस्ट भी होगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस भी देखने को पड़ेगा। क्योंकि यूक्रेन जो कि एक बहुत बड़ा देश नहीं है, यूक्रेन को हराने में ही रशिया को इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि इस वॉर को 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और इसे हराने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है भी नहीं। तो अगर हम किसी दूसरे देश पर अटैक करते हैं तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट होगा। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और मैं एक बात और ऐड कर दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद।